जब बाकी दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था बुद्धि के सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने एक तत्व का सिद्धांत देखा था, द्वितत्व का सिद्धांत देखा था, त्रितत्व का सिद्धांत देखा था। उसको जरा हम रिवाइज करते हैं। जो हमारा प्रथम एक तत्व का सिद्धांत था, एक कार्य की सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत, वह किसके द्वारा दिया गया था? वह दिया गया दोस्तों अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि का प्रथम परीक्षण किया था, बुद्धि का मापन किया था। दोस्तों कब किया था? सन 1911 में किया था। दूसरा हम लोगों ने देखा था दोस्तों द्विकारक का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, जो कि स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। और स्पीयरमैन ने इसके लिए जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, इसके बाद 10 दिनों के बाद उन्होंने एक त्रितत्व का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया दोस्तों? त्रिकारक का सिद्धांत या त्रितत्व का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे, और हमारा जो अगला सिद्धांत है वह है दोस्तों बहुकारकीय सिद्धांत है। कौन सा दोस्तों? वह है हमारा बहुकारकीय सिद्धांत है। बहुकारकीय सिद्धांत जो इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो बुद्धि के अंदर जो सिद्धांत जो कारक हैं वह बहुत मात्रा में है, बहुत है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? बहु सिद्धांत कारक। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया गया? यह सिद्धांत जो है दोस्तों दिया गया एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। दोस्तों इस सिद्धांत को रेत या बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? रेत या बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे परमाणुवादी का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसे रेत या बालू का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, या ऐसे परमाणुवादी का सिद्धांत क्यों कहा जाता है? देखिए दोस्तों क्या होता है, इसको एक समझते हैं चित्र के माध्यम से। जैसे ये बुद्धि है, ये दोस्तों बुद्धि है। अब मैंने आपको जो बताया था एक कारक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक सिंपल फैक्टर है, यहाँ पे एक सिंपल फैक्टर है। ये हमारा एक कारक का सिद्धांत था। द्विकारक के सिद्धांत में इसके अलावा हमारे जनरल फैक्टर हो गए थे जो कि विशिष्ट कारक थे। त्रिकारक में हम लोगों ने उभयनिष्ठ कारक के बारे में देखा था। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत सारे कारक हैं, जैसे कि बुद्धि में बहुत सारे कारक हैं, अनंत कारक हैं, कई प्रकार के कारक हैं। कारक का मतलब क्या? एक व्यक्ति है, वह बुद्धिमान है, लेकिन किस क्षेत्र में है? गणित के क्षेत्र में भी है, सामाजिक के क्षेत्र में भी है, और अपना विज्ञान के क्षेत्र में भी है, और आपसे कला के क्षेत्र में भी है, चित्रकला में भी है, साहित्य में भी है। तो ये जो रहता है दोस्तों, इसमें क्या है कि बालक जो रहते हैं बुद्धि के मामले में हर प्रकार से कारक उनके अंदर उपस्थित होते हैं। इन कारक के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब ये कारक क्या होते हैं, जैसे कि ये कारक है कला, ये कारक है कला, और ये है साहित्य। अब देखिए कला में वह चित्रकला के बारे में जानता है और साहित्य के बारे में वह निबंधकार है। लेकिन जब यह दोनों कारक आपस में मिल जाएंगे, जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वह चित्रकार है, जैसे कोई बालक है वह चित्रकार है, और चित्रकार के साथ साथ वह एक निबंधकार भी है। तो देखिए चित्रकार के साथ मतलब कला भी जानता है, और कला के जानने के साथ साथ वह साहित्यकार भी है। दोनों जब चीज मिलकर एक उभयनिष्ठता बनाते हैं, अपने कारक को मजबूत बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बहुकारक का सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत सारे कारक है, कहीं खेलने को लेकर, कहीं दौड़ने को लेकर, कहीं प्रश्न मंच को लेकर, कहीं विज्ञान के क्षेत्र में, कहीं गणित के क्षेत्र में, कहीं आपके समाज के क्षेत्र में, कहीं चित्रकला के क्षेत्र में, कहीं निबंध के क्षेत्र में। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो चलने का कारक है, आपको अगर चलने का कारक अगर आपको यहाँ जोड़ दिया जाए और यहाँ आपका दौड़ने का कारक बोल दिया जाए, तो देखिए दोस्तों इन कारक को जब यहाँ पर मिला दिया जाएगा तो इन कारक के बीच में आपस में क्या आ जाएगी दोस्तों? मजबूती आ जाएगी, जिसे क्या कहा जाता है? बहुकारकीय सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए ये तो हो गया समझने के तौर पे, लेकिन हमारा प्रश्न यहाँ पे रह जाता है रेत या बालू का सिद्धांत। रेत या बालू का सिद्धांत इसे इसलिए कहा जाता है, आप कभी भी रेत या बालू को लेंगे अपने हाथ में, आप कभी रेत को हाथ में लेके देखना, उसमें क्या होता है कि जब आप रेत को अपने हाथ में लेंगे तो रेत आपके हाथ से धीरे धीरे गिरने लगती है, अपने हाथ से फिसलने लगती है। इसका मतलब क्या? आपके हाथ में सिर्फ थोड़ी सी रेत रह जाती है, जितने आपके हाथ की मुट्ठी रहती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रेत या बालू का सिद्धांत। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? आपकी बुद्धि में कई प्रकार के कारक हैं, आपकी बुद्धि में कई प्रकार के कारक हैं। जब आप बाल्यावस्था में थे, विद्यालय की अवस्था में थे, आपके अंदर बहुत सारे कारक थे, चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, हर प्रकार के कारक थे आपके अंदर। लेकिन जब समय के साथ साथ आपका समय बढ़ता है
तो वह कारक क्या होते हैं, उन कारक के बीच में एक उभयनिष्ठता होने लगती है। और एक समय जब ऐसा आता है दोस्तों कि वह कारक जब उभयनिष्ठता होती है तो उनके जो आपके हाथ में जो कारक बचते हैं वह एक लिमिटेशन में बचते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति चित्रकार है तो वह चित्रकार, उसका सिर्फ एक ही कारक उसके पास बचता है, बाकी सभी कारक उसके से छूट जाते हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या है, रेत या बालू का सिद्धांत उस पर लागू होता है। अगला सिद्धांत है दोस्तों परमाणुवादी का सिद्धांत। परमाणुवादी का सिद्धांत जैसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि अणु से अणु मिलकर एक परमाणु का निर्माण करते हैं। क्या होता है दोस्तों, अणु से अणु मिलकर एक परमाणु का निर्माण करते हैं। तो वही तो यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, एक कारक ने दूसरे कारक के साथ उभयनिष्ठता की, एक कारक ने दूसरे कारक के साथ मिलकर उसमें मजबूती पैदा की, उसको बड़ा निर्माण दिया, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, परमाणुवाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो यह होती दोस्तों हमारी बात। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया, अणु से अणु मिलकर परमाणु बनाते हैं। जैसे कि एक अणु हमारा ये है और एक अणु हमारा ये है, दोनों ने मिलकर इस कारक में मजबूती लाए और इसको क्या नाम दिया गया दोस्तों, परमाणु का नाम दिया गया। अगर मैं कारक के मजबूती और अनिश्चितता की बात करूं तो जैसे मान के चलो कोई कवि है, यहाँ पे हमने सोच लिया कि ये जो कारक है, ये वाला कारक ये कवि है और इसके बगल वाला जो कारक है यह साहित्यकार है। दोनों कारक ने आपस में मिलकर साझा कर लिया, उभयनिष्ठता कर ली। तो इसका मतलब क्या है, उसके जो कारक थे वो मजबूती हो गई उनके कारक में, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, वह मिलकर क्या बन जाते हैं, कलाकार बन जाते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा कौन सा सिद्धांत है, बहुकारकीय का सिद्धांत। सिर्फ इसमें एक प्रश्न किया जाता है कि बहुकारकीय सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो मनोवैज्ञानिक का नाम है दोस्तों एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। कौन सा सिद्धांत कहा जाता है, तो रेत या बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी का सिद्धांत। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 4 सिद्धांत हो जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रारंभ करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर 5वां सिद्धांत। 5वां सिद्धांत हमारा क्या है दोस्तों, समूह तत्व का सिद्धांत या समूह खंड का सिद्धांत या कारकीय सिद्धांत। इसमें क्या है दोस्तों, प्रवर्तक जो है यह लुईस थर्स्टन के द्वारा दिया गया है और जो ये दिया 1938 में दिया गया दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें से एक प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है, उसमें यह बात की जाती है कि एक बालक के द्वारा चित्र बनाया जा रहा है, तो बताइए लुईस थर्स्टन के अनुसार उसके अंदर कौन सी योग्यता है। यह प्रश्न कई बार देखने को मिला है दोस्तों, एमपी टेट में भी देखने को मिला है, यूपी टेट में देखने को मिला है और यह प्रश्न सीटीईटी में भी देखने को मिला है। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों बुद्धि के लिए 7 कारकों से मिलकर बनाया गया है। यह सिद्धांत बुद्धि के 7 कारकों से मिलकर बना है दोस्तों। और प्रत्येक कारक कैसे हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न तरीके के हैं। तो हम जरा उन कारकों के बारे में देखेंगे, कि कौन कौन से वह कारक हैं जो बुद्धि के 7 कारकों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों सिद्धांत। समूह तत्व कारक का सिद्धांत प्रवर्तक है लुईस थर्स्टन, 1938 में दिया गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 7 कारकों से मिलकर बनी है दोस्तों। प्रत्येक कारक जो है वह भिन्न भिन्न है। अब देखें दोस्तों, पहला हमारा जो कारक है वह है दोस्तों आंकिक कारक। देखिए बालक के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर उसके अंदर आंकिक कारक पाया जाए। आंकिक कारक का मतलब क्या है, इस कारक के लिए योग्यता भी बोल सकते हैं, एबिलिटी बोल सकते हैं, या कारक बोल सकते हैं, या फैक्टर बोल सकते हैं। तो आंकिक कारक का मतलब क्या है, उसके अंदर अंकों की योग्यता है, अंकों की पहचान करने की योग्यता है। क्या है दोस्तों, अंकों की पहचान करने की योग्यता है। इसीलिए उस कारक को क्या कहा जाता है दोस्तों, आंकिक कारक कहा जाता है। दूसरा जो कारक होता है दोस्तों वह होता है शाब्दिक कारक। वह क्या होता है दोस्तों, वह होता है शाब्दिक कारक। शाब्दिक कारक का मतलब क्या है, शब्दों की पहचान करने का जो योग्यता है, शब्दों की पहचान करने की जो योग्यता है दोस्तों, उसे शाब्दिक कारक कहा जाता है। ऐसा कारक जिनमें हम शब्दों की पहचान करते हैं कि यह शब्द क्या लिखा हुआ है, और जिस कारक हम अपनी बुद्धि में उसका संचित करते हैं, उसके द्वारा बौद्धिक क्षमता के द्वारा उसको देखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, शाब्दिक कारक कहा जाता है। अगला जो कारक होता है दोस्तों वह होता है स्थानिक एवं देशिक कारक या प्रेक्षण कहलाता है। यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है। जो मैंने आपसे प्रश्न किया था कि एक बालक है जो वह चित्र बना रहा है, तो बताइए लुईस थर्स्टन के अनुसार वह कौन सा कारक है। तो मैंने आपको बताया था यह जो कारक है स्थानिक एवं देशिक कारक या प्रेक्षण। इस कारक में क्या होता है दोस्तों, कल्पना करने की क्षमता होती है। जिस कारक में कल्पना करने की क्षमता होती है उसे स्थानिक कारक, देशिक कारक या प्रेक्षण कारक कहा जाता है। देखिए आप कोई भी कार्य अगर करते हैं, जैसे कि कोई भी आर्किटेक्चर रहता है जो कि रेखा चित्र या मानचित्र बनाता है या आपके मकान का नक्शा बनाता है,
तो सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले वह कल्पना करता है। सबसे पहले वह क्या करता है, सबसे पहले वह कल्पना करता है, इमेजिन करता है, उसके बाद ही वह उसका निर्माण करता है। तो यह क्या होता है, कल्पना करने की उसके अंदर योग्यता है। तो उसे कौन सा कारक कहा जाता है, स्थानिक एवं देशिक कारक या प्रेक्षण कारक कहा जाता है। अगला जो हमारा होता है दोस्तों वह है तार्किक कारक। तार्किक कारक वह होता है जहां पे आप तर्क करने की आपके अंदर योग्यता आ जाए, तर्क करने की योग्यता आ जाए तो उसे कहते हैं दोस्तों तार्किक कारक। तार्किक दो प्रकार के होते हैं, तार्किक भी होते हैं और अतार्किक भी होते हैं। अतार्किक कारक तो वो होते हैं दोस्तों जिनका कोई तर्क नहीं होता, जैसे कि अगर कोई छोटे बच्चे बोलते हैं कि हमारे लिए ऊपर से चंद्रमा या सूरज तारे तोड़ के लाइए, तो यह बात क्या है दोस्तों, यह एक अतार्किक चिंतन है, ये जिसको कभी पॉसिबल नहीं किया जा सकता, यह बात असंभव है। तो ऐसे चिंतन को तार्किक चिंतन कहा जाता है। तार्किक चिंतन वह होते हैं जिनको पूरा किया जा सके। जैसे कि व्यक्ति सोचता है कि मुझे कोई भी कार लेनी है, तो कार लेनी है यह उसका तार्किक चिंतन है, उसने इसके बारे में सोचा है, तो सोचा है वह अमूर्त चिंतन है। जो उसने सोचा वो अमूर्त चिंतन है, लेकिन जो उसने चिंतन किया वह तार्किक चिंतन है। इसका मतलब क्या है, उसने जो तर्क किया है वह उचित है, वह कार्य कर सकता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तार्किक कारक या तर्क करने की क्षमता जिसके अंदर होती है, इसके अंदर कौन सी योग्यता होती है, तार्किक योग्यता होती है। अगली जो होती है दोस्तों वह है शब्द प्रवाह या वाक्पटु की योग्यता। शब्द प्रवाह है वह व्यक्ति जिसके अंदर शब्दों का भंडार होता है, जिसके बोलने की जो क्षमता होती है वो अत्यंत तीव्र होती है, वह एक निपुण व्यक्ति होता है बोलने में, जिसे वाचाल कहा जाता है, उसे वाक्पटु भी कहा जाता है दूसरे शब्दों में दोस्तों। इसका मतलब क्या है, बोलने की भाषा में निपुण, बोलने की भाषा में चालाक, उसे क्या कहा जाता है, वाक्पटु कहा जाता है। या शब्द का प्रवाह है, मतलब शब्दों को आप उसको किसी भी तरीके से बुलवा लो, आप शब्द के मामले में रुकेगा नहीं, उसके पास शब्दों का भंडार है। इसकी ऐसी जो योग्यता होती है उसे कहा जाता है वाक्पटु की योग्यता या शब्द प्रवाह की योग्यता। इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा कारक आता है स्मृति कारक। स्मृति कारक का मतलब क्या है, स्मृति कारक का मतलब है दोस्तों याद करने की क्षमता। क्या है दोस्तों, याद करने की क्षमता, उसे स्मृति कारक कहा जाता है। स्मृति कारक, स्मृति की जो योग्यता जिन व्यक्ति के अंदर होती है तो उनके अंदर याद करने की क्षमता होती है, इसीलिए उस कारक को क्या कहा जाता है, स्मृति कारक कहा जाता है। अगला जो होता है दोस्तों वह होता है प्रत्यक्षात्मक या गतिशीलता कारक, यह से बोलते हैं दोस्तों पर्यवेक्षक कारक। जिसके अंदर प्रत्यक्ष तरीके से जो कार्य कर रहा है उसको समझने की जिसके अंदर योग्यता होती है वह कहलाता है प्रत्यक्षात्मक या गतिशीलता या पर्यवेक्षक का कारक। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रत्यक्ष या तुरंत उत्तर देने की जो योग्यता होती है वह होती है दोस्तों, उसके क्या कहा जाता है, पर्यवेक्षक कारक। आपने कभी स्कूलों में कभी जो प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रश्न मंच प्रतियोगिता, जब कभी प्रश्न मंच प्रतियोगिताएं होती हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, आपके सामने 5 या 10 बच्चे बैठे रहते हैं, आपसे प्रश्न किया जाता है, उसमें यह देखा जाता है कि कौन सा बालक सबसे पहले उत्तर देता है। आप प्रश्न सुनते ही साथ तुरंत उत्तर दे देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्षात्मक गतिशीलता या पर्यवेक्षक का कारक। तो इस प्रकार से 7 कारक होते हैं दोस्तों समूह तत्व में, समूह कारक के सिद्धांत में। एक बार हम दोबारा फिर देखेंगे दोस्तों पूरे कारक के बारे में, इसको यहीं पर याद करके जाएंगे। सबसे पहला कारक हमने पढ़ा था दोस्तों एक तत्व का कारक, जिसे दिया था अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने यह जो कारक दिया था उनकी विशेषताएं क्या थी कि एक तत्व का कारक जो एक अविभाज्य इकाई है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन यह बात झुटला दी गई थी, इसीलिए इसे निरंकुश साबित कर दिया गया था। और निरंकुश साबित करने की वजह से एक तत्व के सिद्धांत को निरंकुशवादी का सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। अगली जो बात आती है वह आती है दोस्तों द्वितत्व का सिद्धांत। द्वितत्व के सिद्धांत जो दिया गया दोस्तों वह दिया गया स्पीयरमैन के द्वारा। और स्पीयरमैन ने जब ये सिद्धांत दिया दोस्तों, तो स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिया इसमें उन्होंने क्या किया कि आपके बुद्धि के अंदर जो कारक है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। उनका कहना यह था कि यह अविभाज्य इकाई नहीं है, इसको विभाजित किया जा सकता है। किसके द्वारा कहा गया दोस्तों, स्पीयरमैन के द्वारा कहा गया। और उन्होंने एक बात और कही कि सामान्य फैक्टर जो रहता है उसके जो विशिष्ट फैक्टर होते हैं वह सामान्य फैक्टर के ऊपर निर्भर करते हैं और उसी के अनुसार होते हैं। तीसरी बात उन्होंने जो तीसरा सिद्धांत दिया वह भी स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। उन्होंने भी यही कहा कि जो दो फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर में उनके अंदर कुछ बुद्धि के कारक ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। इसका मतलब क्या है, उन्होंने उन सिद्धांत में 2 प्रकार के कारक जो पहले से थे उसमें तीसरा कारक और जोड़ दिया गया, उसका नाम था सामूहिक कारक।
और उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है त्रितत्व का सिद्धांत, और दिया गया स्पीयरमैन के द्वारा। चौथा हमने पढ़ा दोस्तों बहुकारकीय सिद्धांत, यह दिया गया दोस्तों एडवर्ड ली थर्नडाइक के द्वारा, जिसे रेत या बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है या परमाणुवाद का सिद्धांत दिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो कारक आपस में मिलकर अपनी एक साझा बना देते हैं और उस कारक को मजबूत कर देते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया दोस्तों, परमाणुवाद का सिद्धांत कहा गया है दोस्तों। अगला हमने क्या पढ़ा, अगला पढ़ा दोस्तों हमने सामूहिक तत्व या कारकीय सिद्धांत, जो कि दिया गया है दोस्तों हमारे मनोवैज्ञानिक लुईस थर्स्टन के द्वारा, और जो दिया गया है 1938 में। इस सिद्धांत को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसमें 7 प्रकार के कारक होते हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की योग्यताएं होती हैं, और वह क्या थी, आंगिक कारक अंगों को पहचानने की योग्यता, शाब्दिक कारक शब्दों को पहचानने की योग्यता, स्थानिक एवं दैशिक कारक की परीक्षण जिसे कल्पना करने की क्षमता कहा जाता है दोस्तों, और चौथा क्या है दोस्तों, तार्किक कारक जिसे तर्क करने की योग्यता कहा जाता है, शब्द प्रवाह वाक्पटु जिसके अंदर बोलने की प्रबल क्षमता होती है, और अगला है दोस्तों स्मृति कारक जिसे मतलब याद करने की योग्यता होती है। अगला है दोस्तों प्रत्यक्षात्मक या पर्यवेक्षक कारक, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रत्यक्ष तुरंत उत्तर देने का कारक। इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों 2 कारक के बारे में पढ़ लिया है, इसको रिवाइज करिएगा दोस्तों, और आपके माध्यम से जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए PDF लिंक आपको दे दी जाएगी, उसको डाउनलोड करिएगा और अपनी नोटबुक में नोट करिएगा दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही काफी करते हैं, आगे हम कल पढ़ेंगे दोस्तों त्रिआयामी सिद्धांत JP गिलफार्ड के द्वारा जो दिया गया था, एक मॉडल दिया गया था, उसके बारे में दोस्तों हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, जय बागी।